हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम इथोलॉजी इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री के अंतर्गत व्यवहारिकी के इतिहास का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने व्यवहारिकी के परिचय के बारे में अध्ययन किया था। हमने पूर्व के लेक्चर में जाना कि इथोलॉजी क्या है, व्यवहार क्या है। हमने जाना कि व्यवहार जो जंतुओं में जो परिवर्तन होते हैं उनमें उनके शरीर की जो भाव भंगिमाएँ होती है उनको उनका जो सिस्टमेटिक स्टडी होती है उसको व्यवहार बोलते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये भी जाना कि जो इथोलॉजी है वो एक नई शाखा है और इथोलॉजी के अंतर्गत एनिमल्स के बिहेव का साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है। हमने पिछले लेक्चर में इथोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस के बारे में भी जाना। इस लेक्चर में हम इथोलॉजी के इतिहास या हिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवहारिकी का इतिहास की हम बात करें तो शुरू से ही मनुष्य अपना जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति काफ़ी जिज्ञासु रहा और शुरू से ही मनुष्य इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट लेता रहा कि जो एनिमल्स वो फार्म रख रहा है और जिन जंतुओं का वो शिकार कर रहा है उनका बिहेव या व्यवहार किस प्रकार का है। तो व्यवहारिक इतिहास प्रागैतिहासिक मानव जितना ही प्राचीन है, क्योंकि तत्कालीन जो मनुष्य था वो शिकारी था और इस कारण से जंतु के व्यवहार को बारीकी से समझना होता था। यही वजह है कि जो एंशियंट ह्यूमन है, प्रागैतिहासिक मानव, उसके कई बार भित्ति चित्रों में जगह जगह एनिमल्स के चित्र देखे जाते हैं, क्योंकि उस समय मनुष्य बेसिकली शिकार पे ही डिपेंड था। तो उसके लिए आवश्यक हो जाता था कि जिस जंतु का वो शिकार कर रहा है उसका व्यवहार की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी उसे हो। ये जो चीज़ है ये क्या है कि जो गुफाओं में जो भित्ति चित्र मिले उससे उस चीज़ को समर्थन मिलता है कि शुरू से ही मनुष्य एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी में इंटरेस्ट लेता रहा है। उसके बाद हम बात करें तो एक ग्रीक दार्शनिक हुए हैं अरिस्टोटल जिनको कहते हैं। ये 372 बिफोर क्राइस्ट के आसपास हुए हैं और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिया एनिमेलिया, जिसका अर्थ है जंतुओं का इतिहास। और इस पुस्तक में अरस्तु ने एनिमल्स के जो व्यवहार होते हैं, बिहेवियर, उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। उन्होंने जो बहुत से विभिन्न एनिमल्स है उनके बारे में बहुत सी जानकारी या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और उन्होंने लिखा कि जंतुओं में भी परिवार, प्रेम और अंतर्दृष्टि होती है, यानी जंतु भी फैमिली के बारे में जानते हैं, उनमें भी आपस में जो एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है, उनमें भी इंसाइट होती है, अंतर्दृष्टि होती है। तो अरस्तु ने शुरू के टाइम में, जब शुरू के वैज्ञानिकों की हम बात करें तो अरस्तु ने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए हैं जंतु के एनिमल्स के संबंध में। उसके बाद जंतु के व्यवहार के संदर्भ में उसके बाद 17वीं शताब्दी में एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम विलियम हार्वे। उन्होंने अनेक पक्षियों के प्रजनन, रिप्रोडक्शन, नीड एंड उनका घोंसला बनाने का तरीका और अंडों को वो कैसे सहते हैं, जिसको स्माइन बोलते हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन किया विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे के बाद
एक और वैज्ञानिक हुए गैलन। उन्होंने जंतुओं की जो एक्टिविटीज़ है उसका बहुत व्यापक ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, और उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ ऑब्जर्व किया, उन सिद्धांतों को उन्होंने 2 खंडों की एक बुक में लिखा। जंतु व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन की उत्पत्ति की हम बात करें तो इंग्लैंड में 18वीं सदी के गिलबर्ट वाइट, जो 1720 से 1793 में हुए, वो नेचुरलिस्ट प्रकृतिविद है। उनके कार्य से हमें पता चलता है, जिन्होंने स्वेलो जो वाबिल होती है उनके बिहेवियर के विभिन्न पहलुओं का बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से ऑब्जर्वेशन किया, प्रेक्षण किया गिलबर्ट वाइट ने। उनके बाद चार्ल्स डार्विन जो हुए, काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, 1809 से 1882 तक जो रहे। उन्होंने क्या है कि पहली बार एनिमल बिहेवियर का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उन्होंने जो प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, उसमें प्राणियों के व्यवहार को उद्वेगासिक अर्थों में समझे जा सकने की पृष्ठभूमि तैयार की। यानी इमोशनली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका बैकग्राउंड उनका जो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत उससे मिलता है। उनका जो नैसर्गिक वृत्ति है, इंस्टिक्ट, उनके संबंध में विचार है। यानी इंस्टिक्ट जो कि जन्मजात व्यवहार होते हैं एनिमल्स में, उनके संबंध में जो उनके विचार है, अन्य सिद्धांतों के विकास का आधार है। इंस्टिंक्ट जो है उनके बारे में जो विचार रहे हैं इनके, चार्ल्स डार्विन के, वो आधार रहे हैं अन्य सिद्धांतों के विकास के। उसके अलावा उन्होंने व्यवहार का ऑब्जर्वेशन किया और उसे अपनी पुस्तक द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स में संकलित किया। और ये प्राणी व्यवहार का इस पुस्तक में जीवंत वर्णन मिलता है। और ये पुस्तक बहुत ही फेमस है क्योंकि इस पुस्तक में उन्होंने जंतुओं और एनिमल्स में जो इमोशनल एक्सप्रेशन है, भावात्मक अभिव्यक्तियाँ हैं, और उनके विकास को समझने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 1859 में अपनी पुस्तक जो है प्राकृतिक वर्ण से जातियों की उत्पत्ति या नेचुरल सिलेक्शन से जो जातियों की उत्पत्ति है, उसमें लिखा कि व्यवहार के विकास के जाति वर्ण यानी फाइलोजेनी पर भी इसी प्रकार के नियम लागू होंगे जैसे कि आकारिकी परिवर्तन पर, तथा पॉसिबली सभी जो नैसर्गिक पेशिक क्रियाविधियाँ, इंस्टिंक्टिव जो मोटर सीक्वेंस है, वो अनेक छोटे और लाभप्रद चेंजेज आए हैं, धीरे धीरे उनसे विकसित हुए हैं। मतलब जो भी हम एनिमल में इंस्टिंक्ट बिहेवियर देखते हैं वो अचानक नहीं हुए, वो धीरे 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 चेंज आते गए। जिस प्रकार बाहर से दिखने में एनिमल चेंज होते गए, उसी प्रकार बिहेव भी धीरे धीरे एनिमल्स में चेंज लाता गया। और बहुत सी स्पीसीज में जो अभी हम इंस्टिंक्ट देखते हैं वो उन्हीं धीरे धीरे डेवलप हुए चेंजेस का परिणाम होता है। जैसे हम देखते हैं कि बया बहुत अच्छा घोंसला बना लेती है, तो ये जो घोंसला बनाने की जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति या ये जो एक्टिविटी है, ये अचानक विकसित नहीं हुई, ये धीरे धीरे डेवलप हुई है। धीरे धीरे जो छोटे छोटे चेंजेज है वो नेचुरल सिलेक्शन के साथ डेवलप होते गए। तो चार्ल्स डार्विन ने व्यवहार के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किया और अपने सिद्धांतों को स्वीकारे जाते देखने के लिए डार्विन जीवित नहीं रहे। बाद में डार्विन के जो अनुमान थे वो बहुत फेमस जो
आनुवंशिक वैज्ञानिक है मेंडल, उनके नियमों को जब उजागर किया गया तो उससे डार्विन के जो अनुमान थे उनको सपोर्ट मिला, समर्थन मिला। 1882 में जब डार्विन की डेथ हुई तब उनका शिष्य और एक मित्र जॉन रोमनीज ने एनिमल इंटेलिजेंस नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसे जंतु व्यवहार के क्षेत्र में एक बहुत ही सम्मानित पुस्तक माना जाता है। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के प्राणीशास्त्री रहे हैं चार्ल्स ओ विटमैन 1898। उन्होंने कबूतरों और फाख्ताओं के व्यवहार का बहुत बारीकी से अध्ययन किया और उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस है उनको अपनी एक पुस्तक प्राणी व्यवहार में लिखा। जो भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए कबूतरों और फाख्ताओं के, उन प्रेक्षणों को, उन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने एनिमल बिहेवियर, प्राणी व्यवहार नाम की पुस्तक में उन्होंने लिखा। उनके बाद में उनके शिष्य ओ रिडले ने विटमैन के जो बाकी जो कार्य रहा जो प्रकाशित नहीं था उसको प्रकाशित किया। शुरू में जो शोधकर्ता रहे उन्होंने पालतू, घरेलू और जो भी फार्म बाड़े के जो एनिमल्स थे उनका अध्ययन किया, क्योंकि वो उनके संपर्क में रहते थे। पालतू एनिमल भी संपर्क में रहते हैं, घरेलू डोमेस्टिक एनिमल है वो भी संपर्क में है, और फार्म एनिमल्स भी क्या है कि मनुष्यों के संपर्क में रहे। तो प्रारंभिक शोधकर्ताओं ने उन्हीं एनिमल्स का अध्ययन किया। जर्मन के प्राणीशास्त्री हैं ऑस्कर हिनरोथ। उनके कार्यों से प्राणी व्यवहार के अध्ययन की जो स्ट्रीम है, जो धारा है, उसमें मूलभूत चेंज आया। इन्होंने क्या किया कि जल मुर्गियाँ होती है उनके अध्ययन हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया तथा इथोलॉजी ऑफ एनेटिटे नामक पुस्तक की रचना की। उनकी जो भी खोज है और कार्य के प्रति निष्ठा है, उसने उनके मित्रों और जो स्टूडेंट्स थे उनको अचंभे में डाल दिया। उनके मित्र काफ़ी अचंभित हो गए उनके कार्य से। कॉनरेड लोरेंज काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं व्यवहारिक के क्षेत्र में, वो उनके ही स्टूडेंट थे। और वियना के जो एनिमल साइकोलॉजिस्ट रहे कॉनरेड लोरेंज, और हॉलैंड के जूलॉजिस्ट एक निको टिनबर्जन, तथा जर्मनी के कॉल वॉन फ्रिश। वियना के कॉनरेड लोरेंज, हॉलैंड के निको टिनबर्जन और जर्मनी के कॉल वॉन फ्रिश। इन 3 महान वैज्ञानिकों के कार्यों से इथोलॉजी या व्यवहारिकी के फील्ड में बहुत प्रोग्रेस हुई और इथोलॉजी को काफ़ी लोकप्रियता मिली। और इन तीनों को प्राणी व्यवहार के फील्ड में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए 1972-73 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कॉनरेड लोरेंज की हम बात करें तो उनको व्यवहारिका संस्थापक माना जाता है, फाउंडर ऑफ इथोलॉजी कॉनरेड लोरेंज। कॉनरेड लोरेंज ऑस्ट्रिया के वियना यूनिवर्सिटी के एनिमल साइकोलॉजी के प्रवक्ता थे। उनको शुरुआत में जो मोटिवेशन मिला वो अपने जो टीचर हैं ऑस्कर हॉनरीथ, उनसे मिला। उनका अपने टीचर के साथ गहन संबंध था, जिससे उनके भावी अध्ययन हेतु एक अच्छा आधार मिला। लोरेंज एक फार्म हाउस में रहते थे जहाँ उनके पालतू पशु भी थे, और
उन्होंने छछूंदर, मेंढक, बंदर, कुत्ते, कौवे और मेनली जो ग्रे लेग गीज है, राजहंस, उनका उनके व्यवहार का बहुत गहन अध्ययन किया और इसी पर अपने अध्ययन के सिद्धांत इम्प्रिंटिंग को प्रस्तुत किया। इम्प्रिंटिंग जिसका मतलब है कि विशिष्ट समय में हुए शेषो अभिगमन से है। उन्होंने किंग सोलोमन्स रिंग, मैन मीट्स डॉग तथा ऑन एग्रेशन जैसी लोकप्रिय बुक्स है उनकी रचना की। ये सब उनके जन व्यवहार के प्रति गहरी समझ का ही रिजल्ट था, अतः सभी का ध्यान आकर्षित कर पाई ये बुक्स। उन्हें इथोलॉजी का संस्थापक कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनके कार्य से ही अनेक लोगों में व्यवहार के अध्ययन के प्रति उत्साह पनपा। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हुए कार्ल वॉन फ्रिश, जो कि वियना में तो जन्मे परंतु उन्होंने जर्मनी में अपना जीवन व्यतीत किया। व्यवहार अध्ययन के ये बहुत महत्वपूर्ण साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने भी एक बड़े खेत, बहुत से वृक्षों, फूलों और पालतू जानवरों से घिरे घर में रहकर और एनिमल्स का अध्ययन किया। उनकी जो रुचि थी वो मेनली मधुमक्खियों में थी। उन्होंने बहुत धैर्य के साथ रंगीन कार्डों की सहायता से इस परिश्रमी सामाजिक कीट यानी मधुमक्खी पर कई जटिल प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि मधुमक्खियाँ कलर पहचान सकती है और उन्होंने ये भी पाया कि वे घने बादलों के रहते भी सूरज की स्थिति जान सकती है, क्योंकि वे अल्ट्रावायलेट प्रकाश का संवेदन कर सकती है, उसको सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है। मधुमक्खियों के संप्रेषण के गूढ़ तरीके की खोज उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। मधुमक्खियाँ जो वेगल तथा घूमर दो प्रकार के नृत्यों से अपने जो साथी है उनको सूरज से छपते फूलों की दूरी तथा फूलों की जानकारी दे सकती है। उन्होंने पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय भी मधुमक्खियों के व्यवहार का अध्ययन किया और इस अद्भुत कार्य ने उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करवाया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हुए निको टिनबर्जन, जो कि हॉलैंड में जन्मे पर इंग्लैंड में बसे। व्यवहारिकी के प्रारंभिक काल के ये महत्वपूर्ण नाम हैं। ये पेशे से तो जूलॉजिस्ट थे, प्राणीशास्त्री, और उन्होंने अनेक वर्ष व्यवहार के ऑब्जर्वेशन अध्ययन हेतु समर्पित किए। उन्होंने तितलियों, ततैयों, स्टिकलबैक मछली, गल्स आदि अनेक जंतुओं का उनके नेचुरल आवास में अध्ययन किया और अनेक पुस्तकों की रचना भी की। उनकी लाइफ टाइम प्रकाशन की पुस्तक है एनिमल बिहेवियर। उसने अनेक जो रीडर्स है उनको इस विषय से अवगत कराया। उनकी और जो अन्य बुक्स है वो है द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट, द एनिमल इन इट्स वर्ल्ड, सोशल बिहेवियर इन एनिमल आदि। ये सूचक उद्दीपन यानी स्थानीय स्टिमुलट जो कि विशिष्ट नैसर्गिक व्यवहार को उकसाने के लिए आवश्यक होता है की व्याख्या करने के उनके योगदान को आज भी सराहा जाता है। उन्होंने खोजा कि रंग और हल्के व गहरे के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट होता है उनके संबंध के अलावा जो सूचक उद्दीपन का आकार और स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अलावा भी कुछ वैज्ञानिक हुए जैसे हेर्त्ज़बर्ग, रैमसे, बीच, स्कॉट, ग्रिफिन, हाइजेनबर्ग, हेरलो, स्किनर, कारपेंटर आदि ने प्राणी व्यवहार और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। धन्यवाद।